नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ वृहद व्यापार मेला। मेले में शामिल हुई देश की 27 नामी गिरामी कंपनियां। कोर्ट परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर पेशी पर आए दो परिवारों ने किया जमकर हंगामा। असलम खान नामक युवक ने की महिला के साथ बदतमीजी। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया गया चाकू से हमला, युवक की मौत। और पुलिस एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। टीआरएस कॉलेज में आयोजित हुआ व्यापार मेला। मेले में शिरकत की देश की कई नामी गिरामी कंपनियां। आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने की कड़ी में 20 जनवरी बुधवार को प्रदेश में 52 जिलों में एक साथ वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसी दिशा में रीवा टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में रोजगार मेला आयोजित हुआ। इस अवसर पर बड़ी तादाद में नौकरी पाने की चाहत में युवक मेले में शामिल हुए और योग्यता के अनुसार आवेदन दिए। रोजगार मेले का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा दोपहर 1 बजे किया गया। जानकारी के अनुसार इस बृहद रोजगार मेले में शामिल होने रोजगार कार्यालय के माध्यम से 15,000 युवा छात्रों को मैसेज के माध्यम से मोबाइल में सूचना दी गई थी कि बड़ी मात्रा में युवा बेरोजगार मेले के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें। ऐसा बताया जा रहा है कि आयोजित रोजगार मेले में देश की नामी गिरामी 27 कंपनियां शामिल रहीं और योग्यता के हिसाब से युवाओं का चयन किया गया। रोजगार मेले में शामिल कंपनियां युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार 8,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। आयोजित रोजगार मेले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा रोजगार विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ रीवा जिले में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आज इस रोजगार मेले में कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, रिटेल, ई कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनके द्वारा कुल 8,000 न्यूनतम वेतन 8,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के वेतनमान पे लोगों का चयन किया जा रहा है। अभी तक जो पंजीयन है करीब 1,500-2,000 लगभग हो गए हैं पंजीयन, और अभी लगातार आप बाहर अनवरत जारी है। और धीरे धीरे ये लड़के फिर वहाँ हमारे 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक काउंसलिंग काउंटर पे जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स कंपनियों के डिटेल लगे हैं, जिनसे देख करके स्वयं अगर कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है या काउंसलिंग टीम के पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है, एज ग्रुप क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है फिर एक कंपनी के पास भेजते हैं। और जो कंपनी जो टीआरएस कॉलेज प्रांगण में अंदर जो न्यू बिल्डिंग है उसमें 27 कमरों में अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। सैलरी स्केल न्यूनतम 8,000 से लेकर के 25,000 तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, जैसा मैंने उनका डेजिग्नेशन है, पद है, उसी के अनुसार जो है उनके मैंने वेतनमान है। और चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ कंपनी रिटर्न के माध्यम से कर रही हैं और कुछ कंपनी जो है साक्षात्कार के माध्यम से कर रही हैं। कुछ कंपनी आज शॉर्ट लिस्ट कर लेंगी, फिर अगर कोई और 1-2 दिन रिटर्न एग्जाम करना होगा तो फिर करेंगी। नहीं, रोजगार के लिए कुछ कंपनी लोकल की हैं, कुछ अपने प्रदेश स्तर की हैं और कुछ गुजरात की हैं, बाहर की भी। मैं रीवा का ही रहने वाला जवा तहसील से आया हूँ यहाँ पे। मुझे जानकारी मिली थी रोजगार मेला के बारे में, तो मैं यहाँ आया था। रोजगार मेला के बारे में जानकारी मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी कि 15 तारीख को रोजगार मेला है। वो रोजगार मेला कैंसिल होकर 20 तारीख को हुआ। उसका भी पेपर में निकला था कि जो रोजगार मेला 15 को होना था वो अब 20 को होना है। फिर आज सुबह हम लोग यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन कराया, फिर काउंसलर से मिले। काउंसलर ने हमारी ग्रेजुएशन क्वालिटी देख के, एजुकेशन देख के हमको बताया कि आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और फिर मैं जस्ट डायल में गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे 17,000 सैलरी के साथ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी दिया। मुझे फील्ड वर्क होगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जस्ट डायल कंपनी के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को रोज़गार की बहुत ज़रूरत थी और ये कंपनी ने रोज़गार देके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ रोज़गार मिल भी रहा। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन हुआ है। क्या मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं डिस्टेंस लर्निंग से MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। कोर्ट परिसर में दलित महिला के साथ असलम खान नामक अधेड़ व्यक्ति द्वारा की गई बदतमीजी। विवाद का कारण महिला के समधन के साथ अधेड़ का अवैध प्रेम संबंध माना जा रहा है।
इसी की वजह से महिला की बहू एवं बेटे के बीच विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर न्यायालय पेशी करने पहुंचे दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और काफी देर तक कोर्ट परिसर में हंगामा होता रहा। इस घटना के पीछे की जो मूल वजह मानी जा रही है वह यह है कि जिस महिला के साथ असलम खान नामक अधेड़ व्यक्ति द्वारा विवाद किया जा रहा था उसका उसी महिला की बहू के मां के साथ अवैध संबंध है। इसी की वजह से महिला के बेटे और बहू के बीच विवाद शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि महिला की बहू द्वारा न्यायालय में सास एवं पति के खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज करा दिया गया है। इसी मामले के चलते दोनों पक्ष न्यायालय पहुंचे, जिसके बाद असलम खान द्वारा महिला के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट तक की गई। पीड़ित महिला ने बताया कि वह गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है और बहू की मां के असलम खान नामक व्यक्ति के अवैध संबंध लंबे अंतराल से चल रहे हैं। यही विवाद की मुख्य वजह है। साथ ही महिला ने घर खरीदने के नाम पर पैसे देने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि उसकी बहू एवं मां द्वारा असलम खान को प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर उससे परिचय कराया और 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए और अब न घर दिया जा रहा है न ही पैसे। आप खुद सुनिए इस मामले को लेकर महिला का क्या कहना है। कि हमारे बहू जो है तो हमारी बहू हमारे ऊपर आरोप लगाया है दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा का आरोप इसलिए लगाया है कि असलम खान जो है उससे हम 3 साल पहले हमारे घर आया था। मेरी बहू के पिता लेकर के आए थे मेरे घर और बोले कि दीदी सगाई हो चुकी थी सर, इसलिए हमारा रिलेशन हो गया था आपस में। तो हमारे घर लेके आए, दीदी आपको घर चाहिए? हम बोले हाँ मुझे घर चाहिए। बोले ये हमारे मित्र है असलम खान, ये घर प्रॉपर्टी डीलर है, ये हम आपको घर दिलवा देंगे। हम बोले ठीक है। घर सौदा हुआ सर छत्रपति कॉलोनी में, 25 लाख का घर सौदा हो गया सर, और उसमें बताया गया कि 30 बाई 40 का घर बना हुआ है। जब मैं गई वहाँ देखी हुई तो मुझे मालूम नहीं था कितने में बना हुआ है। जब जा कर के इंजीनियर उसको वो कह रहा राइट किया तो उसमें 25 बाई 30 का घर निकला। मैंने असलम खान से बोला भैया ये घर जो है तो कम में बना हुआ है, आप 25 लाख बोल रहे थे, तो ऐसा करिए कि आप हम ये घर तो लेंगे नहीं, अगर घर लेंगे तो इसका काम कम करवाइए, दाम इसका कम करवाइए, नहीं तो आप हमारा 5 लाख रुपया वापस कर दीजिए। 5 लाख रुपया हम पहले एडवांस दे चुके थे। सुरेश गायकवाड़ हमारे समधी साहब हैं जो शादी के पहले सगाई हो चुकी थी और हमारे रिलेशन बन चुके थे। मैं उनके विश्वास में 5 लाख रुपये मैंने असलम खान को दे दिया था। इसके बाद सर जब शादी के लिए हुआ तो शांति गायकवाड़ कहने लगी कि शादी करिए, तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सर, ऐसा करिए कि आप हमारा पैसा वापस करिए तो मैं शादी करूँगी। जब वो पैसा वापस नहीं किया तो हम बोले मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं शादी कैसे करूँगी, आप ऐसा करिए कोर्ट मैरिज करवा लीजिए जा करके। उन्हें लड़की जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं थी, बोले हम शादी रस्म रिवाज से करेंगे। तो फिर जब हम शांति गायकवाड़ को मैंने बोला अपनी बहू के माँ से कि हमारा पैसा तो वापस करिए आप, तो जब उन्होंने पैसा मुझे वापस करने के लिए कहा तो एक बार हमको 1 लाख रुपया उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने पैसा हमारा नहीं दिया। वो बोली दीदी शादी के बाद दे देंगे, शादी करना है इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमने शादी कर लिया सर, शादी कर लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आज तक असलम खान मेरा पैसा नहीं दिया। अब झगड़ा करवा दिया हमारे बेटे बहू से, हमारे ऊपर उल्टा ही दहेज का प्रथा उसने लगवा दिया। बताइए हम क्या करें। बहू कहती है कि हम समझौता करेंगे समझौता करेंगे, और हर बार आती है, हर बार असलम खान जा करके उसके पास चिपक जाता है और समझौता नहीं करने देता है। असलम खान का रिलेशन ये है कि हमारी बहू के माँ से इसके नाजायज संबंध है सर, जो हमारे पास फोटो भी है उसकी नाजायज संबंध की फोटो भी है, और ऐसे नग्न फोटो है हमारे पास कि जिसमें असलम खान स्वयं वीडियो कॉलिंग पर है और फोटो खींची हुई है सर। इसका मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि असलम खान जो है और शांति गायकवाड़ का नाजायज संबंध है, और इसलिए असलम खान हमारे बीच में आ रहा है कि इसका समझौता ना हो। जी आपकी बहू क्यों उसकी बातों में आ रही है? वही तो हम कह रहे हैं कि तुम उसके बात में क्यों आ रही हो, तुम्हारी जिंदगी है, पर वो वही कर रही है जो उसकी माँ कह रही है। शिकायत भी आप लोगों ने कहीं की है? शिकायत सर हमने नहीं किया है अभी। असलम खान कहाँ के हैं? असलम खान ये धोबिया टंकी के हैं। अभी असलम खान हमें मारने के लिए देखिए, हमें कैसे ढोस दिया, मारने के लिए दौड़ा बड़े तेज से, हमारे बेटे को मारा भी उसने। बताइए हम स्वास्थ्य विभाग में हैं, हम अपनी नौकरी छोड़ करके किस तरह छुट्टी मिलती है हमको, हम यहाँ आकर के सारा दिन बैठे रहते हैं बेकार खाए पिए, फिर इसके बाद फिर जाते हैं। इस मामले पर महिला के पुत्र अमर साकेत का कहना है कि उसकी सासू मां का असलम खान के साथ अवैध प्रेम संबंध है
इसकी बाकायदा आपत्तिजनक तस्वीर व वीडियो भी मीडिया को शेयर की गई है। इसके चलते असलम खान द्वारा दहेज एक्ट का मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमर साकेत की पत्नी सपना गायकवाड़ का कहना है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं असलम खान एवं उसकी मां की आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में उसका कहना है कि असलम खान के साथ उनके घर के पारिवारिक संबंध हैं। जो तस्वीर वायरल की जा रही है वह एडिट की हुई है। मामला था कि मेरे और मेरी पत्नी जो है उसकी माँ वार्ड आया थी गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में, तो हम दोनों को वहाँ से मिले। लव मैरिज शादी हुई। शादी के बाद इसने मेरे को घर दिलाने का वादा किया। असलम खान आया। असलम खान इसके मेरी पत्नी के जो मेरी सासू माँ हैं उनका उसके साथ संबंध है, नाजायज़ संबंध। इसकी वीडियो भी है हमारे पास और फोटोज़ भी हैं घर खरीदने के लिए, जिसमें घर छोटा पड़ गया विदाउट पिलर का, और पैसा मांग रहे थे ज़्यादा 27 लाख रुपए, जिसमें हमने 5 लाख रुपए इनको दिया, 1 लाख रुपए चेक के थ्रू दिया, 4 लाख रुपए कैश अपने ससुर के सामने हमने दिया था। आज कुछ भी ऐसा मैटर नहीं था, बस ये उन लोग मेरे को दबाव डाल रहे थे कि केस वापस ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग मुझे दबाव डाल रहे थे और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश किए थे। मेरी आज की पेशी थी और 498 धारा लगी थी। मेरा दहेज एक्ट लगा था। ये लोग मारते पीटते थे और दहेज मांगते थे, गाड़ी चाहिए और पैसे मांगते थे। वही दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ अवैध संबंधों को लेके मतलब ये भी बात कर रही हैं। वो सब झूठ है। आपने दहेज प्रथा का आरोप लगाया। वो सब झूठ है। नहीं, उनके द्वारा कुछ फोटो और वीडियोस उपलब्ध कराई गई हैं जो एक महिला के साथ है। वो महिला कौन है ये हम नहीं जानते हैं और बताया जा रहा है कि वो आपकी मदर है। वो सब झूठ है। वो उन लोग ने फ़ोटो बनवाई है हम लोग को मतलब बदनाम करने के लिए। ये असलम खान कौन है? वो मतलब हमारे एक फ्रेंड है, घर के थोड़े जैसे मतलब परिवार जैसे बातचीत होती रहती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो लोग सोचते हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते, मम्मी को मेरी लेके लगा रहे, मेरे को भी लेके गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाते। ये आपके और आपके पति के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? हमारे पति के बीच में मारपीट होती थी, पैसे चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी हमारे पापा नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारे पापा विकलांग हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। बोला था बाद में देंगे, लेकिन ये लोग प्रेशर इतना डाले कि मुझे घर से निकाल दिया था। आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ, लव को अरेंज किए थे, सबके मतलब कहने से शादी हुई थी। हालांकि अगर बात की जाए असलम खान की तो ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा कई फर्जीवाड़े किए जा चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर कई लोगों के पैसे भी इसने ऐंठे हैं। कोर्ट परिसर में हंगामे के बाद कुछ और भी लोग वहां पहुंच गए और आरोप लगाया कि उनसे भी असलम खान द्वारा खुद को कलेक्टर का रीडर बताकर पैसे ऐंठे गए हैं। आप खुद सुनिए लोगों ने क्या आरोप लगाया है। असलम खान ने परसों कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्या पांडे नाम की लड़की से बोला मैं कलेक्टर का पीए हूँ और 10,000 रुपया लिया है। अरे कोई उसका विवाद था क्या, कैसा मैटर था पारिवारिक, तो बोला मैं सल्टवा दूंगा कलेक्टर साहब के यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में, जब पैसा का लेन देन कर रहा तब मुझे मालूम है। उसका भाई यहीं खड़ा जिसके यहाँ से पैसा लिया है उसने। आप दो तो मैं आपको मंदिर से न निकलवाऊंगा। और तहसीलदार साहब गए थे मंदिर से निकालने, तो तहसीलदार से मैं तहसीलदार को देंगे हैं, और बोला कि मैं स्टोनों को आज भी 2,000 मांग रहा था कि कमिश्नर के स्टोनों को पैसा देना है। बोलता है मैं कलेक्टर का स्टोनो हूँ। असलम खान के द्वारा बोला गया। असलम खान बोल रहा था कि मैं कलेक्टर का रीडर हूँ, स्टोनो हूँ। किस मामले में पैसा मांगा? इनसे 10,000 रुपए। इनकी क्या है, धर्माष्ट में इनकी साली रहती है, बेवा है, 3 बच्चे हैं उसके हैं, और उसको जो है वहाँ धर्माष्ट से निकाल रहे थे, धर्माष्ट से निकाल रहे थे। क्योंकि इसलिए नहीं निकालना नहीं चाहिए क्योंकि उनके ससुर जो है पुजारी थे, 2018 में ख़त्म हो गए। इसके बाद उनकी जो है ससुर ख़त्म हो गए, परिवार है तो परिवार तो रहेगा वहाँ। ये उससे भी लाखों रुपए लिया है अगली पार्टी से, और इस पार्टी से भी 10,000 लिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला कर उतार दिया गया युवक को मौत के घाट। यह मामला सतना जिले के गहरा नाले के समीप घटित होना बताया जा रहा है, जहां पर रवि कुमार साकेत के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर सरहंग युवकों द्वारा चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई सनी गुप्ता का आरोप है कि उसके भाई रवि गुप्ता का पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी अमन गुप्ता व अन्य लोगों से विवाद चल रहा था। इसी बीच गत रात्रि रवि गुप्ता
वह उसका दोस्त गजेंद्र सिंह दुकान से सामान लेकर घर वापस लौट रहे थे। तभी साकेत परिवार के कुछ लोगों ने इन पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक के भाई का यह भी आरोप है कि सरहंगों द्वारा साकेत परिवार को 20,000 रुपये की सुपारी दी गई थी। हालांकि पूरे मामले की जांच करने पुलिस जुटी हुई है। सनी कुमार गुप्ता मेरे भाई है बड़ा। घटना चाकू मार के हत्या। कौन मारा है? साकेत परिवार के 3 सदस्य 4 सदस्य मिल करके। मृतक का क्या नाम है? रवि कुमार गुप्ता। फिर ये मामला क्या था थोड़ा बताएंगे? पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट करने के बाद चाकू मार के हत्या कर दी। कल 19 तारीख को हुई है शाम को 7 बजे। कहाँ पर हुई है? सतना में इंडस्ट्रियल एरिया रीवा रोड सतना। ये जो आरोपी है उनको आप पहचानते हो क्या? मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम से वैसे नहीं जानता था पहले। अब जान जाऊँगा, जब देखूँगा तो पहचान जाऊँगा। बाकी जो उसके साथ में दोस्त के साथ मेरे भाई के साथ में दोस्त था वो सबको जानता है। उनके नाम गजेंद्र सिंह है जो सबको पहचानता है और वो सतना में है। तो क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार? पुलिस ने अभी कुछ पता नहीं है हमको, मैं तो यहाँ से हूँ कल से। गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है लेकिन कन्या महाविद्यालय एवं मार्तंड स्कूल में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। महिलाओं एवं युवतियों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक किए जाने की दिशा में लगातार पुलिस एवं सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 जनवरी को पीके स्कूल, कन्या महाविद्यालय समेत मार्तंड स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और पंपलेट भी बांटे गए। इस दौरान विद्यार्थियों को महिला अपराधों को लेकर जागरूक किया गया। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा नगरिया, रानी तालाब, कटरा मोहल्ला, तकिया, घोघर, निपनिया मोहल्ले में पहुंचकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही कहा गया कि जब भी इस तरह के अपराध घटित हों तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। रीवा महाराज पुष्पराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया टीम को दी बधाई। गत दिवस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुई रोचक मुकाबले को लेकर भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को लेकर पूर्व मंत्री रीवा महाराज पुष्पराज सिंह ने भारतीय टीम की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी और खेल को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में रीवा में भी स्टेडियम समेत विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया। आप खुद सुनिए महाराज पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर क्या कहा। आश्चर्य कर दिया। एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने कहा कि हम लोग शॉक्ड हैं। तो सही बात है, वो लोग शॉक्ड थे और हम लोगों ने शॉक करवा दिया। तो ये निश्चित एक बहुत अभूतपूर्व जीत थी। और सबसे बड़ी बात थी जो आज मैंने ट्विटर में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्विटर संदेश था उस पर मैंने ट्वीट करा और उसमें बहुत लोगों को मैंने टैग भी करा कि 60% इस टीम में सब नए थे जिनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई अनुभव नहीं था। तो एक ये नई दिशा ज़रूर खोलता है कि इतना सारा सीखने सिखाने के बाद 3-3, 4-4 फॉर्मेट्स हैं हमारे। 5 डे का फॉर्मेट है, 1 डे का फॉर्मेट है, 50 ओवर का फॉर्मेट है, 20-20 का फॉर्मेट है। उनमें सारे लोग सीखते हैं और फिर जब जाकर खेलते हैं तो एक नई चीज़ आपने कल इस मैच में देखी हो, जिन्होंने देखा हो, कि ये आधे समय तक तो 5 डे था और आधे समय के बाद ये अचानक से बदल के 20-20 हो गया। तो ये अद्भुत बात है। एक आदमी को अपने दिमाग को बिल्कुल चेंज करना पड़ा। एक टाइम वो 5 डे खेल रहा था, एक टाइम अचानक वो 1 डे खेल रहा था और दोनों का प्रदर्शन हम लोगों ने कैप्सूल में देखा। वो एक बहुत अभूतपूर्व बात थी। रीवा में आयोजित होगी 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविर में नवजात शिशु एवं बाल रोग चिकित्सकों के साथ श्वास, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पेट एवं हृदय रोग के अलावा दंत एवं मुख रोग के मरीजों का परीक्षण एवं निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शिविर का आयोजन आगामी 23 व 24 जनवरी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें डॉक्टर प्रीति सोलंकी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ तथा श्वास, ब्लड प्रेशर एवं पेट रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर NP सिंह के अलावा दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन साई मेडिकल स्टोर द्वारा यूनिवर्सिटी रोड अग्रवाल नर्सिंग होम के समीप आयोजित किया जाएगा। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। तो शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर हैं 7869064277 एवं 9399374564 पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो अब चलने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। TRS कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ वृहद व्यापार मेला। मेले में शामिल हुई देश की 27 नामी गिरामी कंपनियां। कोर्ट परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर पेशी पर आए दो परिवारों ने किया जमकर हंगामा। असलम खान नामक युवक ने की महिला के साथ बदतमीजी। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया गया चाकू से हमला, युवक की मौत। और पुलिस एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।